आखिरी शब्द बोलते ही हान ली 3 किलोमीटर वैली से 10 किलोमीटर दूर आसमान में नीली रोशनी की एक लकीर बनाते हुए उड़ चुका था। भले ही हान क्लैन के लोगों से उसका कुछ रिश्ता जुड़ा हुआ था, लेकिन हान ली ने हमेशा अपने असली परिवार को अपने माता पिता और भाई बहन ही माना था। विद्वान आदमी और बड़ा ताकतवर शख्स चाहे जितना भी सम्मान दिखा रहे थे, हान ली को उनसे कोई नज़दीकी एहसास नहीं हुआ। आखिरकार पीढ़ियों का फासला और ग्रीन ऑक्स विलेज व 3 किलोमीटर वैली में हुए बड़े बदलाव ने हान ली को गहराई से यह महसूस कराया कि वह अब एक बाहरी इंसान बन चुका है। फिर भी इस बार घर लौटने से उसके दिल में बची आखिरी चिंता भी खत्म हो गई। हान ली को पूरा यकीन था कि समय के साथ यह चिंताएं भी मिट जाएंगी और इन वंशजों के साथ उसका दूर का रिश्ता पूरी तरह फीका पड़ जाएगा। इसलिए हान ली ने तुरंत दिशा तय की और आगे बढ़ गया। कुछ दिन बाद हान ली लान प्रोविंस से गुजरा और खास तौर पर जियायुएन सिटी का चक्कर लगाया। शहर में उसके पहले की तुलना में सिर्फ लोग बदल चुके थे, बाकी सब वैसा ही था। सन अर्गू और फोर्थ लेवल गैंग तो गायब हो चुके थे, यहाँ तक कि रेनबो सेक्ट भी 100 साल पहले मिट चुका था। उसकी जगह अब एक नया गैंग खड़ा हो गया था जिसका नाम था यूनाइटेड हेवंस यूनियन। हान ली को याद आया कि रेनबो सेक्ट को कभी स्पिरिट बीस्ट माउंटेन का सहारा मिला था, लेकिन डेविल डाओ के साथ हुए युद्ध के चरम पर स्पिरिट बीस्ट माउंटेन ने कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट का साथ दे दिया था। अब जबकि स्टेट ऑफ यूए गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के काबू में था, रेनबो सेक्ट का मिट जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। इसके अलावा हन ली को यह भी नहीं पता था कि मो युजू या उसकी बेटी का क्या हाल हुआ होगा। अफसोस की बात थी कि इतने साल गुजर चुके थे, अब अगर हान ली पता भी लगाना चाहता तो कोई खबर मिलना नामुमकिन था। हान ली बस एक लंबी सांस लेकर वहां से निकल गया। जहां तक सन एर्गू की बात थी, उसके खानदान के बारे में हान ली को कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन इसे लेकर उसे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ा। आखिरकार हान ली ने सन अर्गू को कई फायदे दिए थे, लेकिन बदले में उसे कुछ खास नहीं मिला था। इसीलिए हान ली ने जियायुएन सिटी छोड़ दिया और सोचा कि अब वह स्टेट ऑफ युएन वू की ओर उड़कर जाएगा। वहां से निकलने के बाद वह वापस ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट लौटने का इरादा रखता था, लेकिन जियायुएन सिटी से आधे दिन की दूरी पर ही उसका चेहरा अचानक जम गया और वह हवा में रुक गया। हन ली ने सिर घुमाकर दूर झांका और उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। उसी वक्त 100 किलोमीटर दूर कुछ कल्टीवेटर्स का एक ग्रुप अचानक रुक गया। सफ़ेद कपड़े पहने दो औरतों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरे भारी हो गए। उनके पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी घबराकर बोला, मार्शल आर्ट्स, कुछ हुआ क्या? सफ़ेद कपड़ों वाली तीखी आंखों वाली औरत जिसका नाम लियू था, गंभीर होकर बोली, हाँ, मुझे अभी स्पिरिट नासेंट की पोजीशन अचानक रुकती हुई महसूस हुई है। पता नहीं हम पकड़े गए हैं या नहीं। मोटा ताकतवर आदमी अजीब सा चेहरा बनाकर बोला, ये नामुमकिन है। नेसेंट सोल कल्टीवेटर भी इतनी दूरी पर कुछ नहीं भांप सकता। क्या मार्शल आर्ट की सीक्रेट टेक्निक से स्पिरिट नेसेंट गड़बड़ा गया और उस कल्टीवेटर को भनक लग गई? लियू ने सिर हिलाकर ठंडे अंदाज में कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी टेक्निक तो मार्शल एंसेस्टर से मिली थी। ये सिर्फ वुड स्पिरिट नेसेंट को एक तरफ से ट्रैक करने की है। जब तक सामने वाला लेट नेसेंट सोल स्टेज तक नहीं पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस नहीं होना चाहिए। वैसे भी नेसेंट सोल कल्टीवेटर अगर बहुत ताकतवर भी हो तो भी 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर देख नहीं सकता। क्या हो सकता है कि हम एक लेट नेसेंट सोल एक्सेंट्रिक का पीछा कर रहे हैं? 4 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स में से हरे कपड़े वाली औरत को अचानक कुछ ख्याल आया और चिंता से बोली, लेकिन मार्शल आर्ट लियू, फिर ऐसा क्यों है कि? तभी हान यूनजी, जो अब तक स्पिरिट नेसेंट की लोकेशन ट्रेस कर रही थी, अचानक डर से बोली, मुसीबत, स्पिरिट नेसेंट की पोजीशन हमारी तरफ बढ़ रही है। क्या वो हमारी तरफ आ रहा है? क्या उस कल्टीवेटर ने हमें सचमुच पकड़ लिया? लियू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से हाथ जोड़कर एक इनकैंटेशन जेस्चर किया। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा बिगड़ गया और उसने यकीन से कहा, जिस कल्टीवेटर ने स्पिरिट नेसेंट को रोक रखा है वो सच में हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। वो ज़रूर नेसेंट सोल कल्टीवेटर है। हान यूनजी ने कुछ देर सोचकर धीरे से कहा, जल्दी भागो, लड़ने का मतलब है पक्का मरना। मुझे याद है लान प्रोविंस में गोस्ट स्पिरिट सेक्ट की एक शाखा है, वहीं भाग चलते हैं। भले ही हमारा आपस में ज़्यादा मेल नहीं है, लेकिन आखिरकार हम एक ही पक्ष के हैं। उनकी स्पेल फॉर्मेशंस का सहारा लेकर हम उस अनजान नेसेंट सोल कल्टीवेटर का सामना कर सकते हैं। वैसे भी वो कल्टीवेटर शायद इतनी हिम्मत न करे कि गोस्ट स्पिरिट सेक्ट की शाखा के अंदर सीधे हमला कर दे। इससे हमारे बचने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। मार्शल आर्ट हान सही कह रही है, चलो जल्दी भागो वरना देर हो जाएगी। बड़े आदमी का गला सूख गया और डर से कांपते हुए उसने कहा। लियू ने भौहें चढ़ाकर बड़े आदमी को घूरा और ठंडी आवाज़ में बोली, हम घबराकर बेवजह मत बकवास करो। हम स्पिरिट जॉइनिंग आर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और अपनी मैजिक पावर को जोड़ देंगे। इससे हमारी स्पीड लगभग आधी और बढ़ जाएगी। चलो।
बड़े आदमी का दिल बैठ गया और वह चुप हो गया। हान युनजी और कल्टीवेटर ल्यू के नेतृत्व में उन 6 लोगों ने स्पिरिट जॉइनिंग आर्ट्स का इस्तेमाल किया और अपनी मैजिक ट्रेजर्स और टूल्स पर एक साथ उड़ते हुए पीली रोशनी की एक घनी लकीर बना ली। उनकी जुड़ी हुई स्पिरिचुअल छी की वजह से उनकी रफ्तार बेहद तेज हो गई। उस वक्त हान ली ने तुरंत यह महसूस कर लिया और उसका चेहरा गहरा पड़ गया। उसने भी पूरी स्पीड से उड़ान भर दी। हान ली को असल में यह समझ ही नहीं था कि उसकी स्पिरिचुअल सेंस अब कितनी ताकतवर हो चुकी थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक की चौथी लेयर इस्तेमाल करने से उसकी स्पिरिचुअल सेंस 50 किलोमीटर के दायरे तक पूरी तरह फैल सकती थी। उससे आगे 150 किलोमीटर तक वह सिर्फ हल्का सा एहसास कर सकता था। अभी थोड़ी देर पहले हान ली ने अचानक अपने आसपास एक अजीब सी छिपी हुई स्पिरिचुअल पावर महसूस की थी, जिससे वह चौकन्ना हो गया था। साधारण नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स इसे इतनी आसानी से महसूस नहीं कर पाते। हान ली को भले ही ये नहीं पता था कि असल में ये क्या है, लेकिन वह समझ गया कि मुसीबत उसके सामने आ गई है। उसे अंदाजा था कि ये मामला गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के साथ उसके हल्के फुल्के टकराव से जुड़ा है, न कि स्टेट ऑफ यूएनवू में फू क्लैन के विनाश से। यह सोचकर हान ली ने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल सेंस फैलाई और देखा कि 100 किलोमीटर पीछे कुछ कल्टीवेटर्स चोरी छुपे उसका पीछा कर रहे हैं। दूरी ज्यादा होने की वजह से वह उनके चेहरे साफ नहीं देख पाया, लेकिन उसका दिल तुरंत किलिंग इंटेंट से भर गया और वह बिना झिझके उनकी तरफ उड़ पड़ा। हान ली जानता था कि ऐसे लोग जो उसका पीछा कर सकें, उन्हें वह हरगिज जिंदा नहीं छोड़ सकता। उन्हें खत्म करना ही बेहतर है ताकि आगे कोई परेशानी न हो। और चूंकि उस ग्रुप में सिर्फ 2 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स थे, हान ली को लगा कि ये तो आसान काम होगा। अगले ही पल नीली रोशनी की 30 मीटर लंबी चमकती लकीर तेजी से पीली रोशनी की घनी लकीर का पीछा करने लगी और हवा में साफ साफ लहरें पैदा करने लगी। कुछ ही देर में हान ली ने 50 किलोमीटर का फासला घटा लिया। जब कल्टीवेटर ल्यू ने अपनी टेक्निक से हान ली की पोजीशन चेक की तो उसका चेहरा डर से बिल्कुल सफ़ेद हो गया। इस रफ्तार पर वह 6 लोग गोस्ट स्पिरिट सेक्ट की शाखा तक का आधा रास्ता भी नहीं तय कर पाएंगे और नासेंट सोल कल्टीवेटर उन्हें पकड़ लेगा। डर के मारे ल्यू ने हान युनजी की ओर मुड़कर आगे की योजना पर बात करनी चाहिए, लेकिन तभी हान युनजी मुस्कुराई और धीमे से बोली, जल्दी देखो, आगे गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के कल्टीवेटर्स का एक ग्रुप हमारी ओर आ रहा है। गोस्ट स्पिरिट सेक्ट कल्टीवेटर्स? हान युनजी की नरम आवाज़ सुनकर ल्यू और बाकी 4 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। भले ही उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे किसी नासेंट सोल कल्टीवेटर से लड़ सकेंगे, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर था कि वे कुछ वक्त खरीद पाएंगे। और सच में थोड़ी देर बाद उन्होंने दूर से 10 काले धब्बे आते हुए देखे। कल्टीवेटर ल्यू को उन्हें देखकर कुछ सुकून मिला, लेकिन उसने छिपकर हान युनजी की तरफ देखा और दंग रह गई कि उसकी सीनियर मार्शल सिस्टर ने उसे पहले ही गोस्ट स्पिरिट सेक्ट कल्टीवेटर्स के आने का पता लगा लिया था। असल में चूंकि सिर्फ एक ही वुड स्पिरिट नेसेंट था, वे दोनों असल में प्रतिद्वंद्वी थीं। भले ही सतह पर वे मार्शल सिस्टर्स की तरह पेश आती थीं, अंदर ही अंदर उनके दिल में प्रतिस्पर्धा की भावना थी, क्योंकि वुड स्पिरिट नेसेंट के साथ जुड़ना ऊंचाई तक पहुंचने का बेहतरीन मौका था। तभी वह 6 लोग गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के कल्टीवेटर्स के सामने पहुंचे और अपने आसपास की स्पिरिचुअल छी हटाकर असली रूप दिखा दिया। गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के लोग पहले ही कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट वालों को देख चुके थे। भले ही उन्होंने कोई बुरी हरकत नहीं की, लेकिन वे सतर्क हो गए। अरे, ये तो कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट की जूनियर मार्शल सिस्टर्स हन और ल्यू नहीं है क्या? सच में बड़ा अनोखा मौका है कि तुम लोग स्टेट ऑफ यूए में आ पहुंची हो। काले कपड़ों में खड़े गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के कल्टीवेटर्स में से एक हैरान आवाज़ गूंजी। उसी ग्रुप से 3 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स बाहर निकले, 2 आदमी और एक औरत। ये 3 गोस्ट स्पिरिट सेक्ट कल्टीवेटर्स थे। एक काले कपड़ों वाला आदमी जिसकी शक्ल बड़ी दृढ़ थी, एक कढ़ाईदार कपड़े पहने हुए स्कॉलर जिसकी आंखें चमक रही थीं, और एक बीच उम्र की औरत जिसमें अब भी जवानी की खूबसूरती झलक रही थी। जब कल्टीवेटर ल्यू ने मास्टर स्प्लिंटर्ड सोल के 3 डिसाइपल्स को देखा तो उसने मीठी मुस्कान दी और बोली, सीनियर मार्शियल ब्रदर चुन, तो ये सीनियर स्प्लिंटर्ड सोल के डिसाइपल्स निकले। कितना सही समय पर मिल गए। लेकिन जब उन तीनों काले कपड़े वाले कल्टीवेटर्स ने यह सुना तो उन्होंने ठंडी निगाह से देखा और चेहरे पर सख्त भाव आ गए। तीनों में से औरत ने नाराजगी भरे अंदाज में कहा, सही समय? हमारी कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट की 2 जूनियर मार्शल सिस्टर्स स्टेट ऑफ यूए में छुपकर क्यों आई हैं? क्या तुम हमारे गोस्ट स्पिरिट सेक्ट को तुच्छ समझती हो? कल्टीवेटर ल्यू ने मुस्कुराकर समझाया, सीनियर मार्शल सिस्टर गलत समझ रही हैं। सीनियर मार्शल सिस्टर हान और मैं हमारे सेक्ट एंसेस्टर के आदेश पर स्टेट ऑफ यूए आई हैं। मामला इतना ज़रूरी था कि हमें तुरंत आना पड़ा, इसलिए आपकी सेक्ट को बता नहीं पाए और हम कुछ ही दिनों पहले यहाँ पहुँचे हैं। हमें आपकी सेक्ट की अनदेखी करने का कोई इरादा नहीं था। काले कपड़ों वाला कल्टीवेटर ने ल्यू को घूरते हुए बेरुखी से पूछा, तुम चाहे किसी भी वजह से स्टेट ऑफ यूए आई हो, हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या तुमने कुछ दिन पहले टाईवे माउंटेन से कुछ लिया है?
हान युनजी ने भौहें सिकोड़ लीं और चेहरे पर अजीब सा भाव आया। ताइयुए माउंटेन्स, वही पहाड़ जो पहले येलो मेपल वैली के थे? क्या तुम दोनों जूनियर मार्शल सिस्टर्स सच में वहां से गुजरी थीं? भले ही काले कपड़ों वाले कल्टीवेटर का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक चमक उठी। कढ़ाईदार कपड़े वाले स्कॉलर और औरत के चेहरे भी तन गए और उनमें हॉस्टिलिटी झलकने लगी। हान युनजी और कल्टीवेटर लियू ने यह देखा तो अनजाने में एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों मूर्ख नहीं थीं। साफ था कि सामने वाले हॉस्टिलिटी दिखा रहे थे, लेकिन असलियत में कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट का ये ग्रुप ताइयुए माउंटेन्स गया ही नहीं था। उन्होंने तो बस स्पिरिट नेसेंट की पोजीशन दूर से प्रोब की थी और पाया था कि जिसने उसे पकड़ा है वो कल्टीवेटर आधे दिन तक ताइयुए माउंटेन्स में रुका था। कल्टीवेटर लियू की नज़र हल्की सी चमकी और उसने जांचते हुए कहा, हम ताइयुए माउंटेन्स से नहीं गुजरे, लेकिन जो कल्टीवेटर हमारे 50 किलोमीटर पीछे है वो ताइयुए माउंटेन्स से गुजरा था। लगता है वही वहाँ उस वक़्त था। क्या सीनियर मार्शल ब्रदर सुन उसी की तलाश कर रहे हैं? कढ़ाईदार कपड़े वाला स्कॉलर बेखौफ होकर दोनों औरतों को घूरने लगा और अचानक मुस्कुराया। 50 किलोमीटर पीछे? क्या तुम ये कहानी बना रही हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वो ताइयुए माउंटेन्स में था? क्या वो तुम्हारी सेक्ट का कल्टीवेटर है? कल्टीवेटर लियू लाल पड़ गई और चमकती आंखों से बोली, सीनियर मार्शल ब्रदर के मजाक कर रहे हैं। हम सीनियर मार्शल डिसाइपल्स के सामने खड़े होकर इतनी बड़ी झूठी बात कहने की हिम्मत कैसे करेंगे, वो भी स्टेट ऑफ यूए में। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये जूनियर मार्शल सिस्टर हेवनली प्लेज ले सकती है, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरी बात सच है। हम उस व्यक्ति को नहीं जानते। जहाँ तक ताइयुए माउंटेन्स वाली बात का सवाल है, वो थोड़ी पेचीदा है, लेकिन क्योंकि अभी हमें ज़रूरी काम है, इसलिए मैं ये पूरी कहानी किसी और दिन विस्तार से बताऊंगी। ये कहते हुए उसने अपना अंदाज इतना दिलकश बना लिया कि स्कॉलर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। काले कपड़ों वाला कल्टीवेटर ने उसका भाव देखा और शक में पड़ गया। थोड़ी देर सोचकर उसने चेहरा ढीला किया और शांति से बोला, अगर मामला साधारण होता तो मैं बिना शक के तुम पर भरोसा कर लेता, लेकिन हमारे 6th जूनियर मार्शल ब्रदर और उसके डिसाइपल्स ताइयुए माउंटेन्स में पूरी तरह मिटा दिए गए। ज़रा भी निशान नहीं छोड़ा। मेरे मास्टर ने गौसे में हमें आदेश दिया है कि स्टेट ऑफ यूए में आए किसी भी हाई ग्रेड कल्टीवेटर की जांच करें। तुम्हारे ग्रुप की हरकतें अजीब लग रही हैं, तो क्यों ना हम साथ मिलकर उस कल्टीवेटर का सामना करें। मैं उसकी कहानी सुनना चाहता हूँ। अगर वही हमारे 6th जूनियर मार्शल ब्रदर का कातिल निकला तो हम तुम दोनों का आभार मानेंगे। ये कहकर काले कपड़ों वाला कल्टीवेटर कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट के ग्रुप को सख्ती से घूरने लगा। सामना करें? कल्टीवेटर लियू का चेहरा बिगड़ गया। क्या हमारी जूनियर मार्शल सिस्टर्स इतनी व्यस्त हैं कि हमारी मदद नहीं कर सकती? काले कपड़ों वाला कल्टीवेटर हल्के लहजे में बोला, लेकिन पीछे खड़े गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के कल्टीवेटर्स ने सामने आकर आधा घेरा बना लिया। साफ था कि अगर कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट वाले नहीं मानेंगे तो उन पर हमला होगा। ये देख कल्टीवेटर लियू का चेहरा बदल गया और वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक डर के मारे पीछे मुड़ी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि वहाँ मौजूद हर कल्टीवेटर ने महसूस किया कि एक ठंडी भयानक स्पिरिचुअल सेंस उन सब पर झपट पड़ी है और सबको लपेट लिया है। भले ही स्पिरिचुअल सेंस का मालिक अभी तक नजर नहीं आया था, लेकिन उसकी हड्डियां जमा देने वाली किलिंग इंटेंट सभी ने साफ साफ महसूस की। घबराकर बीच उम्र की औरत चिल्लाई, नेसेंट सोल कल्टीवेटर! वो शख्स जिसके बारे में तुम कह रही थी, असल में नेसेंट सोल कल्टीवेटर है। तुम हमें मौत के मुंह में ले आई हो। फालतू की बातें छोड़ो, तुरंत भागो। जिसकी जान बच सकती है वो भाग जाओ। काले कपड़ों वाला आदमी सुन भी गौसे में था, लेकिन समझ गया कि ये वक्त लड़ने का नहीं है। बोलते ही वो काली रोशनी की धार बनकर उड़ गया। कढ़ाईदार कपड़े वाला स्कॉलर डर के मारे हिचकिचाकर बोला, जरूरी नहीं कि वही हमारे 6th जूनियर मार्शल ब्रदर का कातिल हो, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। औरत ने ठंडी सांस लेकर कहा, अगर सीनियर मार्शल ब्रदर अपनी जान दूसरों के रहमो करम पर छोड़ना चाहते हैं तो मुझे माफ़ करें, जूनियर मार्शल सिस्टर आपके साथ नहीं जाएगी। और वो लाल रोशनी बनकर आसमान फाड़ती हुई उड़ गई। स्कॉलर का चेहरा बेहद कुरूप हो गया और उसने अफसोस भरी निगाह से अपने गोस्ट स्पिरिट सेक्ट साथियों की ओर देखा, फिर मन मारकर बाकी दोनों के पीछे उड़ गया। गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स ने यह देखा तो चारों ओर बिखर गए और अपनी अपनी जान बचाने लगे। वो नासेंट सोल कल्टीवेटर की ताकत के सामने टिक ही नहीं सकते थे। भौहें चढ़ाकर कल्टीवेटर लियू गुस्से में फुसफुसाई, ये लोग वाकई बेकार निकले, हमारी मदद करने की जगह समय ही बर्बाद कर दिया। हान युनजी ने बेहद शांत चेहरा दिखाते हुए कहा, नहीं, अब तो हालात और अच्छे हैं। ज़्यादा लोग होंगे तो हमारे बचने के चांस बढ़ जाएंगे। उम्मीद है सबकी किस्मत अच्छी हो। उसने कमर पर टंगे स्टोरेज पाउच पर हाथ मारा और आसमान में एक बड़ा सफ़ेद बर्फीला पंछी बुला लिया। कल्टीवेटर लियू और कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट के बाकी कल्टीवेटर्स ने भी तेज़ी से काम किया। किसी ने अपने मैजिक टूल्स से तो किसी ने स्पिरिट बीस्ट से भागना शुरू किया, लेकिन सब अलग अलग दिशाओं में भागे। डर में हर कोई यही सोच रहा था कि अगर सब बिखर कर भागेंगे तो शायद मौत की नज़र उन सब पर एक साथ न पड़े। उनका मानना था कि नेसेंट सोल कल्टीवेटर चाहे जितना तेज़ हो, सबको एक एक करके पकड़ना उसके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए सबने पूरी रफ्तार से जान बचाने की कोशिश की।
हान ली जब 50 किलोमीटर दूर पहुंचा तो उसे हैरानी हुई कि एक और डेविल डाउ कल्टीवेटर्स का झुंड आ गया है। लेकिन जब उसने देखा कि सब अलग अलग भाग रहे हैं तो वो भौहें सिकोड़कर सोचने लगा कि मामला और उलझ गया है। उसके चेहरे पर सख्त भाव आ गए। उसने गहरी सांस ली और अचानक उसकी पीठ से बिजली चमक उठी। गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ उसकी पीठ पर 2 चांदी जैसे पंख निकल आए। डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग की एक लकीर थंडरस्टॉर्म विंग्स में डाली और हान ली बिजली की चमक बनकर पल में गायब हो गया। अगले ही क्षण वो कई किलोमीटर दूर प्रकट हुआ। कुछ ही झटकों में हान ली उस जगह पहुंच गया जहां से कल्टीवेटर्स बिखर कर भागे थे। हान ली ने बेजान चेहरे के साथ स्पिरिचुअल सेंस फैलाकर डेविल दाव कल्टीवेटर्स की लोकेशन पकड़ ली। उस वक्त उसने पाया कि जो सबसे दूर भागा है वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पहुंच चुका है और जो सबसे करीब था वो बस 5 किलोमीटर ही दूर था। हान ली ने ठंडी मुस्कान दी और सीधे उस सबसे दूर वाले कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर पर निशाना साधा और चमक बनकर गायब हो गया। सबसे दूर भागने वाला वो नहीं था जो सबसे पहले भागा था, यानी काले कपड़े वाला आदमी क्सून, बल्कि वो बीच उम्र की औरत थी। उसका शरीर लाल रोशनी से चमक रहा था और वो आसमान में ऐसे दौड़ रही थी जैसे कोई बड़ा आग का गोला। ये अजीब टेक्निक उसे बाकियों से कहीं ज्यादा तेज बना रही थी। भले ही वो सिर्फ अर्ली कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर थी, उसके शरीर से अलग अलग लंबाई की रोशनी की रिबन्स निकल रही थीं। हर बार जब उनमें से कोई रिबन नीली चमकती तो वो औरत 100 मीटर आगे पहुंच जाती। इस तरह उसकी रफ्तार चौंकाने वाली थी। वो औरत अपने विंड फायर मूवमेंट टेक्निक पर घमंड कर रही थी, जिसे वो बाकियों की टॉप ग्रेड टेक्निक्स के बराबर मानती थी। और जब इसमें उसका विंड एट्रीब्यूट ट्रेजर फ्लोटिंग स्पिरिट रिबन भी जुड़ गया तो उसकी रफ्तार और बढ़ गई। उसे यकीन था कि उसकी स्पीड अब अर्ली नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स जैसी हो गई है। अगर किसी एक कल्टीवेटर के बचने की सबसे ज्यादा संभावना थी तो वो वही थी। औरत अपने आप से यही सोच रही थी कि तभी अचानक आसपास गड़गड़ाहट गूंज उठी। आवाज़ भले ही जोरदार न थी, लेकिन उसने डर के मारे तुरंत पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उस औरत ने अपना सिर घुमाया, उसे ज़रा सा भी किसी इंसान का निशान नहीं दिखा, लेकिन गहरी गड़गड़ाहट की आवाज़ और तेज़ हो गई, जैसे कोई चीज़ उसके और पास आती जा रही हो। उसका चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया और वो डर के मारे पागलों की तरह चारों तरफ देखने लगी। तभी अचानक कुछ उसके दिमाग में आया और उसने पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से उड़ना शुरू कर दिया। बस 1 सेकंड बाद खाली जगह से अचानक सिल्वर रोशनी चमकी और फिर फौरन गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वही सिल्वर रोशनी 300 मीटर दूर फिर से प्रकट हुई। उस रोशनी के अंदर हान ली की पंखों वाली परछाई साफ देखी जा सकती थी। हान ली ने लाल रोशनी में भागती उस औरत को देखा और उसकी गजब की स्पीड देखकर थोड़ा हैरान रह गया। उस औरत की यह खतरनाक मूवमेंट टेक्निक उसकी थंडरस्टॉर्म विंग्स वाली लाइटनिंग मूवमेंट से भी कम नहीं थी। उसे लगा कि सच में इस दुनिया में टेक्निक्स की कोई गिनती नहीं है। हान ली के दिल में हल्की सी कसक उठी, लेकिन उसने अपने पीछे फैले पंख खोल दिए। बस एक झटके में हान ली बिजली बनकर उस औरत के सामने प्रकट हो गया। फिर उसने शांति से हाथ उठाया और अपनी उंगलियां फैलाईं। हर उंगली से एक एक नीली सोर्ड लाइट की किरण निकली। डर के मारे पीली पड़ी उस औरत ने जोर से चिल्लाया, सीनियर, मुझे छोड़ दो। फिर उसके चारों तरफ की लाल रोशनी अचानक और तेज हो गई। साथ ही उसकी नीली रोशनी वाली रिबन्स उससे जुड़कर एक मजबूत लाइट बैरियर बना ली। हान ली ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं और चुपचाप उस औरत की तरफ देखा। तभी उसकी 5 सोर्ड लाइट आपस में मिलकर एक धागे जैसी बन गई और उस बैरियर पर वार करने लगी। धम 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 की आवाज़ गूंज उठी। वो फायर विंड एट्रीब्यूट बैरियर वाकई बहुत ताकतवर थी, जिसने पहली 3 सोर्ड छी को रोक लिया। लेकिन जैसे ही चौथी सोर्ड छी टकराई, वो बैरियर चकनाचूर हो गया और औरत की आंखों में मायूसी छा गई। अगले ही पल 2 सोर्ड छी की धारें उसके जानलेवा हिस्सों को चीर गईं। हान ली ने उस औरत की गिरती लाश को देखा और सिर हिला दिया। फिर उसने उंगली चटकाई और एक फायरबॉल निकाला, जिसने उस औरत की लाश को राख में बदल दिया। साथ ही उसने उसकी लाइट रिबन्स और स्टोरेज पाउच अपने हाथ में बुला लिए। हान ली ने हल्की सांस भरते हुए कहा, अगर मैं तुझे नहीं मारता तो वो डेविल डाव नासेंट सोल कल्टीवेटर्स मेरा पीछा करते। फिर उसका शरीर एक बार फिर बिजली की चमक के साथ झिलमिला उठा और उसकी स्पिरिचुअल सेंस ने एक और भागते हुए इंसान को पकड़ लिया। इस बार उसका निशाना था वो ब्लैक रोब्ड कल्टीवेटर, जिसकी कल्टीवेशन सबसे गहरी थी। वो मिड कोर फॉर्मेशन के पीक पर था और बस एक कदम दूर था लेट कोर फॉर्मेशन में प्रवेश करने से। हान ली उसकी तरफ उड़ते हुए गया और अपनी स्पिरिट बीस्ट पाउच थपथपाई। तुरंत ही उसमें से काले धब्बेदार गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स की बड़ी मात्रा बाहर निकली। उसकी स्पिरिचुअल सेंस के इशारे पर वो बीटल्स मिलकर 10 से ज़्यादा ट्राई कलर्ड ब्लेड्स बन गए और हर एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर के पीछे दौड़ पड़े। इनकी कल्टीवेशन और स्पीड बहुत कमज़ोर थी, इसीलिए हान ली खुद उन्हें मारने नहीं गया, बस अपने बीटल्स से ही एक झटके में उनका काम तमाम कर दिया। हान ली खुद सिर्फ कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स से निपट रहा था। आखिर कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स बहुत तेज़ थे, बीटल्स उनका पीछा नहीं कर सकते थे। गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स छोटे फासले पर तो जानलेवा थे,
लेकिन लंबी दूरी पर उनका कोई जोर नहीं। वो काला लिबास कल्टीवेटर एक चमकते डैगर पर खड़ा होकर तेजी से उड़ रहा था। चेहरे पर गहरी चिंता थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिक्स्थ जूनियर मार्शल ब्रदर के कातिल को ढूंढते ढूंढते वो किसी नेसेंट सोल कल्टीवेटर से टकरा जाएगा। उसे नहीं पता था कि ये कल्टीवेटर सच में उसके जूनियर मार्शल ब्रदर की मौत से जुड़ा है या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर समझ गया था कि कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट का इससे कुछ संबंध ज़रूर है। लगता था ये नासेंट सोल कल्टीवेटर उन्हीं का पीछा कर रहा था और गोस्ट स्पिरिट सेक्ट बस बीच में फंस गया। वो सोच रहा था भले ही ये कल्टीवेटर उन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा न रखे, लेकिन शायद गवाह मिटाने के लिए उन्हें भी खत्म कर दे। वैसे भी अब इस केस में नासेंट सोल कल्टीवेटर आ गया था। अब ये उसकी पहुंच से बाहर था। उसे बस मास्टर को रिपोर्ट करनी होगी ताकि वो इसका हल निकाल सकें। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये नासेंट सोल शायद किसी फैक्शन से जुड़ा नहीं है। अगर वो किसी ताकतवर डेविल दाव शक्ति से जुड़ा होता तो कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स का पीछा करने से पहले सोचता। लेकिन अचानक ही उसे पास से अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये आवाज़ें कभी आती कभी गायब हो जाती। डर के मारे उसने सिर घुमाया। तभी एक नीली चमक दिखी और सब कुछ काला हो गया। हान ली ने बिना कोई भाव दिखाए हाथ हिलाया और उस लाश से अपनी विशाल नीली तलवार वापस बुला ली। हालांकि वो आदमी लाइट बैरियर के सहारे उड़ रहा था, लेकिन हान ली के बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म सोर्ड्स के वार के सामने उसकी बैरियर कागज जैसी थी। एक ही वार में बैरियर भी टूटा और आदमी भी। हान ली की नज़र अब एक और दूर भागते हुए इंसान पर टिकी थी। वो स्कॉलरली कल्टीवेटर जो एम्ब्रॉयडर्ड रोब्स पहने था, दो हरे खोपड़ियों के सहारे खींचते हुए आसमान में भाग रहा था। वो बार बार डर के मारे चारों तरफ देखता जा रहा था। वो समझ गया था कि जब तक नेसेंट सोल कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल सेंस उसे पकड़ रही है, तब तक भागने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत से स्पिरिचुअल सेंस फैलाई और जितनी तेज़ी से हो सकता था उड़ने लगा। उसका दिल सीने से निकलकर गले तक आ गया था। तभी अचानक उसके मन में बेचैनी की लहर उठी। उसने सिर घुमाया और दिल जैसे किसी गहरी खाई में गिर गया। थोड़ी दूरी पर ही एक नौजवान खड़ा था जो जाने कब प्रकट हुआ। उसने नीले स्कॉलर रोब्स पहने थे और मुस्कुराते हुए अपने चमचमाते दांत दिखाए। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो नौजवान दोस्ताना अंदाज में बोला, फ्री कल्टीवेटर, तुम इतनी दूर भागकर थक गए होंगे, आओ मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूं। जैसे ही हान ली ने ये कहा, उसने अपनी आस्तीन झटकी और आसमान में अनगिनत सुनहरी बिंदु बिखेर दिए। वो बिंदु तुरंत एक विशाल सुनहरा बादल बन गए और आसमान को दबाव में भर दिया। वो एम्ब्रॉयडर्ड रोब्ड कल्टीवेटर दर्दनाक चीख मारता हुआ उस सुनहरे बादल और अपनी मैजिक ट्रेजर समेत निगल लिया गया। अगले ही पल बादल गायब हो गया और वहां उसका कोई निशान नहीं बचा। हन ली का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने बुदबुदाया, ये इवॉल्व्ड गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स सच में और भी खतरनाक हो गए हैं। एक झटके में इन्होंने मैजिक ट्रेजर्स तक निगल लिए। इनका सब कुछ खाने का नाम सच में सही है। फिर हान ली ने अपनी आस्तीन से स्पिरिट बीस्ट पाउच निकाला और हल्का सा झटका दिया। काफ़ी देर तक आसमान में घूमने के बाद गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स अनिच्छा से उसमें समा गए। ये देख हान ली ने भौहें चढ़ाईं और मन ही मन एक आह भरी। ताकत में ये बहुत बढ़ गए थे, लेकिन अब पहले जैसी आसानी से कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। उसकी खुशी में हल्की सी बेबसी घुल गई। फिर आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट छोड़ते हुए हान ली एक और सिल्वर चमक में गायब हो गया। इधर हान युंजी एक सफ़ेद स्पिरिट बर्ड पर बैठी थी जो तेजी से आसमान में 15 मीटर लंबी सफ़ेद रोशनी की लकीर बनाता हुआ दौड़ रहा था। इस वक्त चिड़िया और सवार दोनों एक हल्की रोशनी में घिरे थे। उसकी निखरी हुई सुंदरता ने उसे और भी दिव्य बना दिया था, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और हाथ में एक हथेली जितना बड़ा जेड डिस्क था। वो उसे ध्यान से देख रही थी, चेहरे पर लगातार बदलता हुआ भाव। वो चमकदार जेड डिस्क जबरदस्त हरे की से धड़क रहा था और उस पर कई जटिल डिज़ाइन खुदे थे। साथ ही उस पर प्राचीन सिल्वर गोल्ड ताबीज़ी अक्षर चमक रहे थे। पहली नज़र में ही साफ था कि ये कोई साधारण ट्रेजर नहीं है। उस जेड डिस्क का बीच हिस्सा शीशे जैसा चिकना था। उसमें 6 लाल बिंदु टिमटिमा रहे थे जैसे जुगनू। तभी एक बिंदु अचानक चमका और फिर गायब हो गया। हान युंजी ने यह देखा तो उसने होंठ भींच लिए और ध्यान से डिस्क को देखने लगी। थोड़ी ही देर में 2 और बिंदु चमककर गायब हो गए। हान युंजी का शांत चेहरा अचानक बदल गया। फिर जब एक और लाल बिंदु गायब हुआ तो अब उसमें सिर्फ 2 ही बिंदु बचे थे। हान युंजी ने अपने चेहरे से बाल की एक लट हटाई और कड़वी मुस्कान के साथ धीमी आवाज़ में बुदबुदाई, अब जूनियर मार्शल सिस्टर ल्यू और मैं ही बचे हैं। बाकी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट डिसाइपल्स सब मर चुके हैं। क्या ये आदमी डॉपलगैंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है या फिर उसके पास कोई और अकल्पनीय ताकत है? लगता है हमने सच में नासेंट सोल कल्टीवेटर की ताकत को कम आंका। मुझे लगता है गोस्ट स्पिरिट सेक्ट वालों का भी यही हाल हुआ होगा। अगर पहले से पता होता तो हमें साथ रहना चाहिए था और आखिरी दम तक साथ लड़ना चाहिए था।
हालांकि हान युंजी को अपने पहले किए गए फैसले पर थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन अब वह जानती थी कि इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। उसने बस एक ठंडी सांस भरते हुए जेड डिस्क को समेट लिया। फिर उसने एक पारदर्शी चमकती हुई मोती को मुंह से बाहर निकाला। वह मोती एक बार उसके चारों ओर घूमी और फिर बड़े पक्षी के सिर पर जाकर स्थिर हो गई, बिना हिले डुले। महिला ने अपने दोनों हाथों को मंत्र की मुद्रा में जोड़कर मोती की ओर इशारा किया। जैसे ही मोती से तेज चमकदार रोशनी निकली, पक्षी ने अपना सिर उठाकर जोर से चीख लगाई। उसने पंख फैलाकर जोर से झटके और आसमान में सफेद रोशनी की लकीर छोड़ते हुए और भी तेज गति से उड़ चला। हान युंजी ने इस तकनीक का प्रयोग बंद नहीं किया और नतीजतन उसका चेहरा पीला पड़ गया। साफ था कि यह गुप्त तकनीक उसकी जीवन शक्ति को बहुत तेजी से खा रही थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए उसके पास इसे इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ज्यादा समय नहीं बीता था कि अचानक उसे बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। वह जानती थी कि नैसेंट सोल कल्टीवेटर आखिरकार उसके पास पहुंच गया है। वह पहले ही अपनी अधिकतम गति पर पहुंच चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ खुद को जल्दी से एक लाइट बैरियर में ढकने का विकल्प बचा था। कोर फॉर्मेशन में आसानी से प्रवेश करने के लिए उसने पहले एक कल्टीवेशन टेक्निक चुनी थी जिसमें शक्तिशाली एबिलिटीज नहीं थीं। 2 और बिजली की गड़गड़ाहट के बाद उसकी बगल में चांदी की बिजली की एक लकीर चमकी। लगभग 40 मीटर आगे एक पंखों वाला साया नजर आया, जबकि उसका चेहरा नीली रोशनी से ढका हुआ था। उस आदमी ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उठाया और कई चमकदार नीली किरणें बुलाईं। हान युंजी ने निराशा से आंखें बंद कर लीं, यह जानते हुए कि मौत अब पक्की है। ये तुम हो। जैसे ही उस साये ने हान युंजी का चेहरा साफ देखा, उसने हैरानी में चिल्लाया। उसके हाथ से निकल रही रोशनी तुरंत बुझ गई। हान युंजी हैरान रह गई। जब उसने सोचा कि दूसरे व्यक्ति का चेहरा देखे, तभी उसका शरीर चांदी की रोशनी में लहराया और वह गायब हो गया। हान युंजी पल भर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन जैसे ही उसने पीछे से बिजली की आवाज सुनी, उसकी समझ वापस आई। जैसे ही महिला ने तुरंत पीछे मुड़ने का सोचा, उसकी लाइट बैरियर चकनाचूर हो गई और उसी के साथ सोने की बिजली का एक टुकड़ा उस पर गिरा। हान युंजी ने अचानक अपने शरीर को सुन्न महसूस किया और उसका निढाल शरीर पक्षी से नीचे गिर पड़ा। उसी पल उसने महसूस किया जैसे उसे किसी आदमी की बाहों में उठा लिया गया हो। उसके भीतर शर्म और गुस्से का तूफान उमड़ा और वह बेहोश हो गई। हान ली ने अपनी बाहों में पड़ी महिला को देखा और हल्की असहाय मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कितना समय बीता यह जाने बिना हान युंजी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और एक नीला, बादलों रहित आसमान देखा। उसने घबराकर चारों ओर नजर दौड़ाई और तुरंत खड़ी हो गई, यह पाकर कि वह किसी छोटे पहाड़ पर है। उसका बड़ा सफेद पक्षी पास में बैठा था, मानो बेहोश हो गया हो। हान युंजी तुरंत उसके पास भागी और देखा कि सौभाग्य से वह सिर्फ एक साधारण प्रतिबंध से बंधा हुआ था जिसे आसानी से हटाया जा सकता था। उसने पक्षी को मुक्त किया और चैन की सांस लेकर उसे जगाया। फिर वह उसे उड़ाकर आसमान में ले गई ताकि आसपास की स्थिति देख सके। ऐसा लग रहा था कि वह ज़्यादा दूर नहीं गई थी जहां वह बेहोश हुई थी, और ज़्यादा समय भी नहीं बीता था। हान युंजी कुछ देर तक हक्का बक्का खड़ी रही। फिर अचानक उसे एक भयानक बात याद आई। उसने जल्दी से अपने कपड़ों और शरीर की जांच की। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके अलावा उसके अंदर के मैजिक ट्रेजर्स और उसका स्टोरेज पाउच भी बिल्कुल सुरक्षित था। यह देखकर हान युंजी सचमुच दंग रह गई। न तो उसे मारा गया और न ही उस पर कोई हमला किया गया। वह पूरी तरह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। हान युंजी को याद आया कि बेहोश होने से पहले नासेंट सोल कल्टीवेटर ने हैरानी में चिल्लाया था और उसका चेहरा भी अजीब लग रहा था। क्या यह हो सकता है कि उस नासेंट सोल कल्टीवेटर ने उसे पहचान लिया हो? क्या वे दोस्त थे? लेकिन उसे याद नहीं कि उसने कभी किसी दूसरे सेक्ट के नासेंट सोल कल्टीवेटर से मुलाकात की हो। दुर्भाग्य से वह व्यक्ति बहुत तेजी से चला गया और वह उसका चेहरा नहीं देख सकी। उसका कद भी बिल्कुल सामान्य सा था। उसकी हैरानी भरी आवाज से भी वह कुछ समझ नहीं सकी। हान युंजी ने काफी देर तक सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने अपनी चोली से जेड डिस्क निकाली और एक हाथ से मंत्र मुद्रा बनाते हुए कुछ शब्द बुदबुदाए। सफेद रोशनी की एक लहर जेड डिस्क पर गिरी और हरी रोशनी में यह दिखाई दिया कि अब सिर्फ एक लाल बिंदु बचा था। हान युंजी का चेहरा यह देखकर गंभीर हो गया। उसे डर महसूस हुआ जब उसे याद आया कि नेसेंट सोल कल्टीवेटर ने उसे कितनी आसानी से कैद कर लिया था। उसकी जूनियर मार्शल सिस्टर लियू या तो मारी गई थी या उसके मैजिक ट्रेजर की सीमा से बाहर निकल गई थी। नेसेंट सोल कल्टीवेटर की पहले की हत्या की घटनाओं को देखते हुए यह अधिक संभावना थी कि वह मारी गई थी। हान युंजी ने हल्की सांस ली और अपना मैजिक ट्रेजर समेट लिया, फिर अपने पक्षी पर उड़कर वहां से चली गई। उसी समय बहुत दूर एक जगह हान ली एक युवा महिला को अपनी बाहों में लिए उड़ रहा था। उसने अपनी बाहों में पड़ी पूरी तरह सुरक्षित महिला को नीचे देखा और उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। हान युंजी को बेहोश करने के तुरंत बाद उसने दिशा बदल दी और दूसरे कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट कल्टीवेटर का पीछा किया।
जैसे ही इस महिला ने हान ली को अपना पीछा करते देखा, उसके चेहरे पर निराशा छा गई और उसने हवा में कई फुट लंबे पंखों वाले सेंटीपीड्स फेंके। ये सेंटीपीड्स बहुत ही अनोखे थे। उनका शरीर गहरी काली रोशनी से चमक रहा था और उनकी पीठ पर 2 बर्फ जैसे सफ़ेद पंख थे। जैसे ही वे स्पिरिट बीस्ट पाउच से बाहर आए, उन्होंने ठंडी सांसें छोड़ी और उनका रूप बेहद डरावना लग रहा था। हनली पहले तो उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर बहुत खुश हुआ। अगर वह गलत नहीं था तो ये दुर्लभ कीड़े 18वें रैंक के विंग्ड फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स थे। ये सेंटीपीड्स उसके गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स जैसे ही थे। ये भी प्राचीन काल में पाए जाते थे। बर्फ तत्व वाले ड्रैगनों की आंशिक वंशावली की वजह से ये पूरी तरह परिपक्व होने पर बर्फ जैसे सफ़ेद हो जाते थे, 6 पंख उगाते थे और इतनी ठंडी छींक फेंक सकते थे कि 50 किलोमीटर के अंदर की हर चीज़ जमा दें। लेकिन अभी ये सेंटीपीड्स उसी तरह छोटे थे जैसे हान ली के गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स शुरू में थे। उनका आईसी ची आम कल्टीवेटर्स के लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन हान ली के लिए नहीं, क्योंकि उसने पहले ही सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स का एक अंश रिफाइन किया था। हनली ने तुरंत अपना कल्टीवेशन घुमाया। उसने आसानी से अपनी आस्तीन से आईसी ची को खींचकर अपने शरीर में समा लिया, बिना किसी झिझक के। यह देखकर कल्टीवेटर ल्यू हैरान रह गई। हनली ने इस मौके का फायदा उठाकर लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल किया और महिला को कैद करके बेहोश कर दिया। स्पिरिचुअल सेंस आदेशों की अनुपस्थिति में वे विंग्ड सेंटीपीड्स अपने स्पिरिट बीस्ट पाउच में वापस चले गए। हनली ने अपनी बाहों में पड़ी खूबसूरत महिला को देखा और थोड़ी झिझक दिखाई। महिला को मारना तो उसके लिए मामूली काम था, लेकिन ऐसा करने पर वह 6 विंग्ड फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स नहीं पा सकता था। आमतौर पर स्पिरिट बीस्ट्स और कीड़ों के मालिक उनकी रक्षा के लिए उनमें सेल्फ डेटोनेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा देते थे। जब मालिक की मौत हो जाती और आत्मा बिखर जाती तो वे स्पिरिट बीस्ट्स भी उसके साथ आत्मविनाश कर लेते। हाँ, अगर कल्टीवेटर्स को लगता कि उनकी उम्र पूरी होने वाली है और वे अपने उत्तराधिकारी को इन्हें सौंपना चाहते हैं तो वे ये रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं। हान ली के गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स पर भी इसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। चूंकि हान ली इन सेंटीपीड एग्स को हासिल करना चाहता था, इसीलिए वह महिला को मार नहीं सकता था। उसे कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट की कीड़ों को नियंत्रित करने की विधि में भी दिलचस्पी थी। आखिरकार कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट पूरे हेवनली साउथ में बीस्ट और इंसेक्ट कंट्रोल के लिए प्रसिद्ध थी। उनके पास जरूर कोई गुप्त तकनीक होगी जो उसे अपने गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स को और अच्छे से नियंत्रित करने में मदद कर सके। यह सोचते हुए हान ली ने महिला के शरीर पर कई टेलिस्मैन्स चिपकाए ताकि उसकी स्पिरिचुअल पावर को सील किया जा सके और वह जाग न सके। फिर उसने महिला को उठाया और नीली रोशनी की लकीर छोड़ते हुए आकाश में उड़ चला। जहाँ तक हान युनजी की बात थी, जब उसे अपने बचपन की उस लड़की की याद आई जिससे वह मिला था, तो वह उसे मार नहीं सका। आखिरकार वह स्वभाव से पूरी तरह निर्दयी आदमी नहीं था और बस उस महिला को छोड़ दिया। वैसे भी हान युनजी ने उसका असली चेहरा नहीं देखा था और उसके लौटने पर बताने को भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और जब तक वह वापस स्टेट ऑफ ची पहुंचेगा, तब तक अगर सारी बातें उजागर भी हो गईं, तो कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट और गोस्ट स्पिरिट सेक्ट उसके खिलाफ क्या कर सकते थे। हेवनली डाओ अलायंस और डेविल डाओ पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन थे। हेवनली फील्ड सेक्ट मास्टर खुद ड्रीम क्लाउड माउंटेन के पवित्र क्षेत्र पर हमला कर रहा था। ड्रीम क्लाउड माउंटेन की तीनों सेक्ट्स के पास भी गिले शिकवे ज़रूर होंगे। जब तक वे एक दूसरे को फंसा न लें, दोनों ताकतें सिर्फ डराने, धमकाने और ऊंची बातें करने तक ही सीमित रह जाएंगी। हान ली इन हालात से पूरी तरह वाकिफ था, लेकिन अब भी उसके लिए सबसे अच्छा यही था कि वह जल्दी निकल जाए ताकि दूसरे नसेंट सोल कल्टीवेटर्स उसे घेर न लें। यह सोचकर हान ली ने अनजाने में अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। जब गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के कई कल्टीवेटर्स मारे गए, तब मास्केड मून सेक्ट के पुराने बेस में एक कमरे का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक काले चौगे वाला कल्टीवेटर बाहर निकला। उसके कई काबिल शिष्यों की एक साथ मौत होने पर वो नासेंट सोल एक्सेंट्रिक अब चुपचाप बंद कमरे में नहीं रह सका। बिना कुछ बोले उसने कई मैसेज टेलिस्मैन्स निकाले और स्टेट ऑफ यूए में गोस्ट स्पिरिट सेक्ट की कई ब्रांचेस तक अपने शिष्यों की मौत की खबर पहुंचा दी। वो खुद जाने ही वाला था ताकि पता कर सके कि आखिर कौन इतना हिम्मती था जिसने स्प्लिंटर्ड सोल के शिष्यों को मार डाला। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गोस्ट स्पिरिट सेक्ट और डेविल डाओ के कल्टीवेटर्स बड़े पैमाने पर तलाश शुरू भी नहीं कर पाए थे कि हान ली पहले ही स्टेट ऑफ यूए छोड़कर उत्तर की ओर स्टेट ऑफ यूएनवू की दिशा में निकल चुका था। डाओइस्ट स्प्लिंटर्ड सोल को आखिरकार कुछ हाथ नहीं लगा। उसे बस इतना अंदाज़ा हुआ कि उसके शिष्यों को किसी अनजान नेसेंट सोल कल्टीवेटर ने मारा है जो अब देश छोड़ चुका है। गुस्से से जलने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सका। 10 दिन बाद हान युनजी वापस स्टेट ऑफ तियनलुओ के ग्रैंड स्पिरिट माउंटेन्स में पहुंची और एक काले पत्थर के कमरे के सामने झुककर प्रणाम किया। उसने खुद जाकर सारी बात समझाई और माफ़ी मांगी। तुम्हें 100 किलोमीटर दूर से महसूस कर लिया गया और तुम ही एकमात्र बची हमारी सेक्ट और गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के कल्टीवेटर्स में से, बूढ़े आदमी ने अजीब लहजे में पूछा। हाँ मार्शल सीनियर,
मैं और जूनियर मार्शल सिस्टर लियू अपनी अपनी जान बचाकर भागे थे, लेकिन सिर्फ मैं ही बच पाई। बाकी का कोई पता नहीं, पर शायद वो भी मारे गए। किसी अनजानी वजह से हान युनजी ने ये छुपा लिया कि वो नेसेंट सोल कल्टीवेटर उसे पहचान गया था। उसने बस अपनी भागने की बात धुंधली तरह से बताई। अगर उसने स्पिरिट नेसेंट को कैद कर लिया तो वो पक्का कोई नेसेंट सोल कल्टीवेटर है, लेकिन 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से तुम्हें महसूस कर लेना, ये तो बेहद डरावनी बात है। मेरी जानकारी के अनुसार पूरे हेवनली साउथ में गिने चुने ही लेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स हैं। क्या ये उन्हीं में से कोई न मरने वाला कमीना है? बूढ़े आदमी की आवाज़ गहरी और डरी हुई सी हो गई। मार्शल नीस को कुछ नहीं पता। इस व्यक्ति की स्पिरिचुअल सेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैंने बस दूर से महसूस किया कि वो स्टेट ऑफ यूए छोड़कर उत्तर की ओर स्टेट ऑफ यूएनवू चला गया, राइचस दाओ और हेवनली डाओ अलायंस की दिशा में। मार्शल नीस ने पीछा करने की हिम्मत नहीं की। आखिर में मैं पहचान ही नहीं पाई कि वो कौन है और वापस सेक्ट लौट आई। कृपया मुझे माफ़ कर दे मार्शल सीनियर। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। अगर सच में वो लेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर था तो नतीजा वही होता, चाहे मैं खुद ही क्यों न जाता। तुम्हारे लिए बच निकलना ही बहुत मुश्किल था। मेरी गलती थी कि मैंने तुम और लियू को सिर्फ सेंसिंग टेक्निक के भरोसे भेज दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर से टकरा जाओगी। अभी हम स्पिरिट नासेंट का लोकेशन पता लगाने में असमर्थ हैं, चाहे तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक कितनी भी अच्छी हो। अभी तुम बस आराम करो। और हाँ, सुना है कि जूनियर मार्शल ब्रदर हान सिक्लूजन से बाहर आ गया है। क्यों ना तुम उससे मिलने चली जाओ। मार्शल सीनियर की समझ के लिए बहुत धन्यवाद। मार्शल नीस अब अनुमति चाहती है। झुककर प्रणाम करने के बाद वो चैन की सांस लेते हुए वहां से चली गई। जैसे ही हान युनजी नज़र से ओझल हुई, कमरा चुप्पी में डूब गया। थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी ने कमरे के एक खाली कोने की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी जूनियर मार्शल सिस्टर सच बोल रही थी? अगर सच में कोई लेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर आया होता तो उस लड़की का यूं ही बच निकलना नामुमकिन था। उसकी आवाज़ अचानक बेरहम और ठंडी हो गई। जैसे ही उसने कहा, कोने से रोशनी की एक झलक निकली और वहाँ एक घनी भौहों और बड़ी आंखों वाला आदमी प्रकट हुआ। उसने आदर से कहा, मार्शल सीनियर, मैंने एक सीक्रेट टेक्निक से जूनियर मार्शल सिस्टर हन की मनोदशा जांची। ज़्यादातर वो शांत थी, बस जब उसने अपनी भागने की बात की तभी उसका दिल बेचैन था। मुझे लगता है उसने अपने बचने से जुड़ी कोई बात छुपाई है। बूढ़े आदमी ने लंबी सांस लेकर गुस्से में कहा, मैं भी यही सोच रहा था। अगर वो जूनियर मार्शल ब्रदर हान की वंशज न होती तो मैं उस पर सोल सर्च टेक्निक इस्तेमाल करता, लेकिन उसके साथ उसके रिश्ते की वजह से मैं यह खतरनाक तकनीक नहीं इस्तेमाल कर सकता। आखिर जूनियर मार्शल ब्रदर हान इस वंशज पर बहुत मोहित है। उसने तो अपनी वाइटैलिटी भी खर्च करके उसकी एसेंस को शुद्ध किया ताकि वो कोर फॉर्मेशन तक पहुंच सके। लेकिन चूंकि उसने कोई ज़रूरी बात नहीं छुपाई, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मगर यह वुड स्पिरिट नासेंट का किसी बूढ़े के हाथों में पड़ना बहुत परेशानी की बात है। अच्छा ये है कि वो वुड स्पिरिट नासेंट ही था, बाकी 2 स्पिरिट नासेंट्स नहीं। मुझे याद है वुड स्पिरिट नासेंट वैसे भी बस एक अतिरिक्त था, थोड़ा कमज़ोर था और बस अध्ययन के लिए पाला गया था। पता नहीं कभी 5 एलिमेंट स्पिरिट नासेंट्स पूरे हो भी पाएंगे या नहीं। मध्य उम्र का आदमी ईमानदारी से बोला, 5 एलिमेंट स्पिरिट नासेंट्स की सीक्रेट आर्ट तो बहुत महान है, लेकिन वो तो हमारी सेक्ट से खो चुकी थी। मार्शल सीनियर, अगर आपने कुछ साल पहले गलती से अर्थ स्पिरिट नेसेंट रिफाइन न किया होता तो शायद आज भी हमारी सेक्ट 5 एलिमेंट स्पिरिट नेसेंट्स इकट्ठे नहीं कर पाती। अगर हम इन्हें तैयार कर लें तो सीक्रेट टेक्निक से इन्हें एक डिसाइपल के शरीर में मिलाया जा सकता है। जल्द ही हमारी कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट के पास अचानक 5 नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स होंगे और हम हार्मोनियस बॉन्ड सेक्ट से डेविल डाओ के मुख्य पद के लिए टक्कर ले पाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि भले ही वो नासेंट सोल कल्टीवेटर्स की ताकत रखते होंगे, उनकी लाइफ स्पैन वैसी नहीं होगी। जहाँ तक वुड स्पिरिट नासेंट की बात है, वो सच में बहुत जल्दी रिफाइन किया गया था। वो बहुत हिंसक था और काबू करना मुश्किल था। सुना है उसने हमारी सेक्ट के ही एक नासेंट सोल कल्टीवेटर का नासेंट सोल खा लिया था। उसके शरीर से मिलाना बेहद कठिन होता, तो ये अच्छा ही हुआ कि वही खो गया है। मैं जानता हूँ, उस वुड स्पिरिट नासेंट ने 1000 साल पहले ही थोड़ी चेतना पाली थी। वो छुपकर हिडन स्क्रिप्चर्स पेविलियन में चला गया था और वहाँ कई सीक्रेट टेक्निक्स देख ली थीं। इसी वजह से वो बहुत ताकतवर हो गया और अपने बंधनों से निकल भागा। अगर उस समय एक लेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर एल्डर वहाँ मौजूद न होता और उसने उसे तुरंत दबा न लिया होता तो दुनिया पर बड़ा संकट आ जाता। मगर मुझे लगता है अगर ये स्पिरिट नेसेंट किसी डिसाइपल से जुड़ जाता तो उसके पास मिड नासेंट सोल कल्टीवेटर की क्षमताएं होती। हालांकि ऐसा होना नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। मज़ेदार बात यह है कि 5 एलिमेंट्स स्पिरिट नासेंट की स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना तो मुमकिन नहीं है, बल्कि इसे बार बार कमज़ोर करना पड़ता है ताकि डिसाइपल की सोल को नुकसान न पहुँचे। इसी वजह से हमने एक दल को भेजा था।
ताकि वो स्टेट ऑफ युएन वू की गोल्ड स्केर्स वैली में जाकर वुड स्पिरिट नासेंट के शरीर को गोल्ड और विंड से साफ कर सके। ये सुनकर मध्य उम्र के आदमी ने कुछ कहकर दिलासा देने की सोची, मगर फिर चुप रह गया और कड़वे चेहरे के साथ मुस्कुरा दिया। 1 महीने बाद हान ली आखिर स्टेट ऑफ शी पहुंच गया और अपने केव रेजिडेंस में लौटा। उसने राहत की सांस ली और लियू नाम की महिला को मेडिटेशन रूम में रखा, फिर मुंह पेलिंग से मिलने चला गया। वो अब भी सिक्लूडेड कल्टीवेशन में थी। ये देखकर हान ली खुश हुआ और उसने ड्रिफ्टिंग क्लाउड माउंटेन के 2 एल्डर्स से मिलने का सोचा। दोनों नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स उसे देखकर खुश हुए और पूछा कि उसने अपनी यात्रा में क्या किया। हान ली ने बस इतना कहा कि उसने गोस्ट स्पिरिट सेक्ट और डेविल फ्लेम सेक्ट के कुछ कोर फॉर्मेशन डिसाइपल्स को मार डाला। वो ज़रा भी परेशान नहीं हुए, बल्कि उल्टा उसकी तारीफ करने लगे। लगता था कि उन दोनों के राइचस और डेविल दाव से गहरे झगड़े थे, खासकर वो सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा जिसने पहले एक लड़ाई में अपनी जान बचाने के लिए सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था। इससे उसकी वाइटैलिटी को गहरी चोट पहुंची थी जो अब तक ठीक नहीं हुई थी। हान ली के काम ने जैसे उनकी नाराज़गी निकालने का मौका दे दिया। ये देखकर हान ली और निश्चिंत हो गया और काफ़ी देर उनसे बातें करने के बाद अपने केव रेजिडेंस लौट आया। लौटते हुए वो सोचने लगा कि अब इस सफ़ेद कपड़े वाली सुंदरी के साथ क्या करना है। जब कल्टीवेटर लियू धीरे धीरे जागी तो उसका मन अब भी सुस्त था और आंखें आधी खुली थीं। जैसे ही उसने पास एक चेहरा देखा, वो तुरंत उछल पड़ी और पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराई। तभी उसे पता चला कि ये चेहरा एक खूबसूरत युवती का है जो उसे देखकर मीठी मुस्कान दे रही थी। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा कि वो एक बंद कमरे में है। कमरे में बस एक गोल प्रेयर मैट पड़ा था। युवती ने खुशी से कहा, फ्री कल्टीवेटर जाग गई हो। अगर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है तो मैं तुम्हें मास्टर से मिलाने ले चलती हूँ। लियू यू का मन अब भी धुंधला था और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, मास्टर वो कौन है? ये जगह कहाँ है? सिल्वर मून ने उसकी घबराई हुई शक्ल देखी और धीरे से कहा, अगर मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें सब जवाब मिल जाएंगे। जहाँ तक इस जगह की बात है, ये स्टेट ऑफ शी के ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स हैं। तुम्हें ये जगह पता होनी चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद लियू को अचानक समझ आया और वो चिल्ला उठी, स्टेट ऑफ शी के ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स? तुम हेवनली डाव अलायंस की सदस्य हो। और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा और अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पाप लगेगा यार, सब्सक्राइब कर देना।